नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन, इंडिकेशंस यानी कि यूजेस, एमओए यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कि यह कैप्सूल किस तरह से काम करती है, डोजेज मतलब कि इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का डोज कितना होना चाहिए, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड प्रिकॉशंस और पेशेंट इंस्ट्रक्शन मतलब कि पेशेंट को किस प्रकार की, मरीजों को किस प्रकार की सलाह दी जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इट्राकोनाज़ोल ट्राइअज़ोल एंटीफंगल मेडिसिन है जो वेराइटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन यानी कि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर मोस्ट अवेलेबल डोजेज फॉर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है। हालांकि ओरल सॉल्यूशन यानी कि ओरल सिरप और इंजेक्शन के तौर पर भी इट्राकोनाज़ोल अवेलेबल होता है। अगर मोस्ट यूज डोज की बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा 100 mg और 200 mg कैप्सूल बहुत ही पॉपुलर है और यह प्रिस्क्राइब होती है, की जाती है। अगर बात करें इंडिकेशंस यानी कि यूजेस की, तो उसमें एक है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन, जिसमें नंबर एक है हिस्टोप्लाज्मोसिस। देखिए, हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सल्टन नाम की फंगस से फैलता है, जिसके चलते अगर एक्यूट सिम्टम्स की बात करें तो फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, बलगम निकलना, सीने में दर्द होना, थकान जैसा महसूस होना। अगर क्रोनिक सिम्टम्स की बात करें तो वेट लॉस होते जाना, नाइट स्वीट यानी कि रात के समय बहुत ही ज़्यादा पसीना आना, खास करके ऐसे लोग जैसे सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उन लोगों में बहुत ही कॉमन होता है ये। तो ऐसे केसेस में इट्राकोनाज़ोल प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। नंबर दो है एस्परगिलोसिस। देखिए, एस्परगिलोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो एस्परगिलस फंगस से फैलता है, और अगर उसके सिम्टम्स की बात करें तो उसमें वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस, फटीग, कभी कभार बलगम में से खून निकलना, कभी कभार बुखार जैसा आना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी इट्राकोनाज़ोल प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। नंबर तीन है ब्लास्टोमाइकोसिस। देखिए, ब्लास्टोमाइकोसिस ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडिस नाम की फंगस से फैलता है। उसमें भी कुछ सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, बलगम निकलना, सीने में दर्द होना, रात को पसीना होना, थकान जैसा महसूस होना। और ये जो भी सिम्टम्स होते हैं और ये जो भी इन्फेक्शन होता है वो आपकी स्किन, आपके बोन्स, फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे सीएनएस कहते हैं वहाँ तक भी फैल सकता है और कुछ मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। तो ऐसे केसेस में भी इट्राकोनाज़ोल प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। नंबर चार है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। देखिए, एक लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है जो आपके ब्रेन और आपके जो भी स्पाइनल कोड है उसकी मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। और ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स और क्रिप्टोकोकस गिटाई से फैलता है। और इसके सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, स्टिफनेक यानी कि आपकी गर्दन जकड़ जाना, उल्टी जैसा लगना, जी मचलना, राइट से सेंसिटिविटी होना, कंफ्यूजन होना, कभी कभार सीजर जैसे सिम्टम्स दिखाई देना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी इट्राकोनाज़ोल प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, जिसमें नंबर एक है ओनिकोमाइकोसिस, जिसे हम कहते हैं फंगल नेल इन्फेक्शन यानी कि नाखूनों में फैलने वाला फंगल इन्फेक्शन। ज्यादातर केसेस में टो नेल यानी कि पैरों की उंगलियों के नाखून ही प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ केस में हाथों की उंगलियों के नाखून भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर फंगस की बात करें तो इस प्रकार का जो फंगल इन्फेक्शन है वो खास करके डर्मेटोफाइटिस फंगस जैसे कि ट्राइकोफाइटोन रबरम से फैलता है, और कुछ नॉन डर्मेटोफाइटिस मोल्ड जैसे कि कैंडिडा स्पीसीज से भी यह फैल सकता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो फंगल नेल इन्फेक्शन में जो आपके नाखून होते हैं वो क्रम्बी हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं यानी कि आसानी से टूट जाते हैं, डिसकलर हो जाते हैं मतलब कि जो नेचुरल कलर है वो चला जाता है, उसके सामने येलो, वाइट या फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आपके जो नाखून होते हैं वो नेल बेड से डिटेच हो जाते हैं, कभी कभार पेन और डिस्कम्फर्ट भी सामने आता है। तो ऐसे केसेस में इट्राकोनाज़ोल प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। नंबर दो है डर्मेटोफाइटोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन, फंगल स्किन इन्फेक्शन जैसे कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म में हमने बात की थी कि रिंगवॉर्म के चलते जो भी रैशेस होता है वो रिंग शेप के हो जाते हैं, उसकी जो साइड्स होती है, उसकी जो एजिस होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब थोड़ा उसमें सूजन जैसा देखने को मिलता है। अगर टाइप्स ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस की बात करें तो उसमें टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया बार्बी इत्यादि का समावेश होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो स्किन के ऊपर रिंग शेप के इची रेड स्केली पैचेस हो जाते हैं, फिर जो भी स्कैल्प इन्फेक्शन यानी कि आपके हेयर में इन्फेक्शन होता है तो उसमें पैचेस ऑफ हेयर लॉस हो जाता है। फिर क्रैकिंग और पीलिंग ऑफ द स्किन मतलब कि आपकी स्किन में क्रैक हो जाते हैं, उखड़ने लगती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स भी
दिखाई देते हैं, तो ऐसे केसेस में यानी कि डर्मेटोफाइटोसिस में भी इट्राकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। नेक्स्ट है कैंडिडियासिस, जिसमें एक होता है इसोफेगियल कैंडिडियासिस और एक होता है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। अगर बात करें इसोफेगियल कैंडिडियासिस की, तो यह फंगल इन्फेक्शन इसोफेगस में फैलता है। इसोफेगस क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके माउथ को आपके स्टमक को कनेक्ट करती है। उसमें फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। जब भी कैंडिडा इस्ट की इसका ओवरग्रोथ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो ये ट्यूब होती है, एसोफेगस होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन फैल जाते हैं। खास करके ऐसे लोगों में जिन लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों में बहुत ही ज़्यादा फैलता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो कुछ भी चीज़ निगलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होता है, खास करके ब्रेस्ट बोन के पीछे के भाग पर, जी मचलना, उल्टी होना, ओरल थ्रस्ट के सिम्टम्स दिखाई देना जब भी एंडोस्कोपी हो, तो एसोफेगस की जो भी दीवार है उस पर व्हाइट प्लेक हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में यानी कि एसोफेगियल कैंडिडियासिस में भी इट्राकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। नंबर 2 है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। देखिए, खास करके आपके माउथ और गले के भाग पर जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर अगर कैंडिडा स्पीसीज इस्ट की इसका ओवरग्रोथ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो आपके इनर चीक्स, टंग, फिर रूफ ऑफ दी माउथ गम्स और टॉन्सिल्स के वहाँ पर वाइट क्रीमी लेजन्स हो जाते हैं। आपके माउथ के अंदर, गले के अंदर रेडनेस हो जाती है, सोरनेस हो जाती है, मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर की समस्या होती है। कुछ भी चीज़ निगलने में तकलीफ होती है, जलन जैसा महसूस होता है। आपके मुंह के दोनों कॉर्नर है वहाँ पर क्रैकिंग हो जाता है, वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एंगुलर केलाइटिस। लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि आपका स्वाद भी चला जाता है। तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस में भी इट्राकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि इट्राकोनाजोल मेडिसिन किस प्रकार से काम करती है। मेनली इट्राकोनाजोल कैप्सूल, इट्राकोनाजोल मेडिसिन अर्गोस्टेरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब बात आती है अर्गोस्टेरोल क्या है। जो फंगल सेल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसका की कंपोनेंट है अर्गोस्टेरोल। जब भी अर्गोस्टेरोल का सिंथेसिस बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वह डिसरप्टिंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से फंगल सेल डेथ हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन वहां से हट जाता है। ये जो भी मेडिसिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि वेरियस फंगस के सामने इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है डोजेस, यानी कि इट्राकोनाजोल को किस डोज में दिया जाता है। ये जो भी इट्राकोनाजोल का डोज होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड होता है, जैसे कि एक होता है टाइप ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस है, किस प्रकार का इन्फेक्शन है उसके ऊपर उसका डोज डिपेंड होता है। नेक्स्ट होता है फॉर्म ऑफ इट्राकोनाजोल, कैप्सूल के फॉर्म में है, ओरल सिरप के फॉर्म में है, या फिर इंजेक्शन के तौर पर है। तो इस प्रकार से उसका डोज डिसाइड होता है। एज, यानी कि एडल्ट है, एडोलसेंट है, ओल्डर एडल्ट है, एज कितनी है पेशेंट की उसके ऊपर डिपेंड होता है। किडनी और लीवर फंक्शन, आपकी किडनी और आपका लीवर किस प्रकार से काम करता है, उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रिएशन होता है, तो यह सब चीज़ भी देखने की होती है जब भी डोज डिसाइड होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, इस प्रकार से उसका डोज डिजाइन होता है। नंबर 5 है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि किस प्रकार का इन्फेक्शन कितना गहरा है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। देखिए, जब भी कोई भी मेडिसिन आप लेते हो, खास करके फंगल इन्फेक्शन की कोई भी मेडिसिन लेते हो, और इस प्रकार की जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल कोई भी मेडिसिन लेते हो, तो ऐसे में आपके जो भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट है, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे हमेशा फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओनिकोमाइकोसिस, यानी कि फंगल नेल इन्फेक्शन, नाखूनों में फैलने वाले फंगल इन्फेक्शन के अंतर्गत किस प्रकार से डोज डिजाइन होता है, किस प्रकार से डोज दिया जाता है। उसमें जनरली 200 mg की कैप्सूल दिन में एक बार 12 हफ्तों के लिए दी जाती है। अगर फंगल नेल इन्फेक्शन हाथों के जो नाखून है उसमें है, हाथों की उंगली के नाखून में है, तो ऐसे में पल्स डोजिंग के तौर पर 200 mg की कैप्सूल दिन में 2 बार, महीने में 1 हफ्ते, कोई भी 1 हफ्ते दी जाती है, और ये रिपीट होता है 2 महीनों के लिए। अगर वही चीज़ पैरों की उंगलियों के नाखून के अंतर्गत है, तो ऐसे में जिस प्रकार से फिंगर नेल में दी थी उस प्रकार से ही डोज दिया जाता है, लेकिन उसका रिपीटेशन 3 महीने तक किया जाता है।
नेक्स्ट है एस्परगिलोसिस, यानी कि अगर लंग इन्फेक्शन है, लंग के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, तो ऐसे में 200 से 400 mg की कैप्सूल डेली दी जाती है, वो भी 2 से 5 महीनों के लिए, जो डिपेंड होता है सीवियरिटी के ऊपर। नेक्स्ट है हिस्टोप्लाज्मोसिस, यानी कि लंग और सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंतर्गत 200 mg की एक कैप्सूल एक बार या फिर 2 बार दी जाती है। जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी सीवियरिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन है तो ऐसे में कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी दवाई का कोर्स चल सकता है। नेक्स्ट है ब्लास्टोमाइकोसिस, यानी कि लंग और सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंतर्गत 200 mg की एक कैप्सूल दिन में एक बार या फिर 2 बार दी जाती है। वो भी सीवियरिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और टिपिकली 6 महीने से लेकर उसके 1 साल तक या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है कैंडिडियासिस, यानी कि ईस्ट इन्फेक्शन। अगर ओरल थ्रस की प्रॉब्लम है तो 100 से 200 mg की कैप्सूल डेली 7 से 14 दिन तक दी जाती है। अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो उसमें 100 mg से लेकर 400 mg की एक कैप्सूल डेली दी जाती है। वो डिपेंड होता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। इन केस ऑफ टीनिया इन्फेक्शन, यानी कि फंगल स्किन इन्फेक्शन में 100 से 200 mg की कैप्सूल दिन में एक बार 7 से 14 दिन के लिए दी जाती है। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में तो उसमें 2 प्रकार की साइड इफेक्ट्स देखने को मिलती है। एक होती है कॉमन साइड इफेक्ट, एक होती है सीरियस साइड इफेक्ट्स। अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें जी मचलना, उल्टी जैसा लगना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, दस्त हो जाना, स्किन रैशेस होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा लगना, सिर हल्का हो जाना इत्यादि जो भी साइड इफेक्ट्स है वो देखने को मिलती है। अगर बात करें सीरियस साइड इफेक्ट्स की तो अगर इट्राकोनाजोल कैप्सूल या फिर कोई भी फॉर्म में इट्राकोनाजोल मेडिसिन लंबे समय के लिए दी जाती है तो ऐसे में कुछ लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि लीवर टॉक्सिसिटी, यानी कि लीवर इश्यूज, जैसे कि हिपेटाइटिस और जॉन्डिस, यानी कि पीलिया और हिपेटाइटिस मतलब कि लीवर के ऊपर सूजन आ जाना। इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स दिख सकती है। नंबर 2 है हार्ट फेलियर। देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान में रखने की एक बात है कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित कोई समस्या है, अभी है या पहले थी, हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में जब भी उस व्यक्ति को इट्राकोनाजोल प्रिस्क्राइब हो रही है तो ऐसे में सब कुछ हिस्ट्री उसकी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पता ही नहीं है कि सामने वाले पेशेंट को हिस्ट्री थी या फिर अभी कोई हृदय संबंधी समस्या है, तो ऐसे में अगर इट्राकोनाजोल का बहुत ही ज़्यादा डोज दिया गया, उस पेशेंट ने अगर कंज्यूम किया, तो ऐसे केसेस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व डैमेज भी हो सकती है। और सीवियर स्किन रिएक्शन, यानी कि अगर इट्राकोनाजोल कैप्सूल राज नहीं आती है तो ऐसे केसेस में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम यानी कि सीवियर स्किन रिएक्शन हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर बात करें वार्निंग और प्रिकॉशंस के बारे में तो एक होता है लीवर फंक्शन। देखिए जब भी किसी व्यक्ति को इट्राकोनाजोल कैप्सूल दी जाती है, उसका कोर्स दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर लंबे समय के लिए इट्राकोनाजोल की ट्रीटमेंट चलती है तो हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि हिपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस या फिर लीवर से लगता कोई भी इश्यू हो सकता है। तो ऐसे में लीवर फंक्शन टेस्ट करके उसका मॉनिटरिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक होता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क, जैसे हमने बात की कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित कोई समस्या, हार्ट फेलियर की कोई समस्या, ऐसे में बहुत ही ध्यान रखना है इट्राकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करते वक्त। अगर बात करें प्रेगनेंसी की तो यह दवाई है वो कैटेगरी सी में आती है। उसमें देखिए कैटेगरी सी में एक चीज़ होती है कि रिस्क टू द फिटस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब कि इतना ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, जो भी पर्याप्त अध्ययन होने चाहिए वो नहीं हुए हैं, उतना उसमें रिजल्ट नहीं आया है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई महिला प्रेग्नेंट है, ऐसे में अगर फंगल इन्फेक्शन है, इट्राकोनाजोल दी जाती है तो जो गर्भ में पड़ रहा है जो बच्चा है, फिटस है, उसको नुकसान नहीं होगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, या फिर ऐसा कोई इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान इट्राकोनाजोल कैप्सूल को हो सके तो अवॉइड करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है तो ऐसे में डॉक्टर से बात करके ही, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही इट्राकोनाजोल का सेवन करना है, लेकिन हो सके तो उसे आपको अवॉइड ही करना है। दूसरी चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान कराती जो भी महिलाएं हैं, जब भी वह महिलाएं फंगल इन्फेक्शन के अंतर्गत इट्राकोनाजोल कैप्सूल लेती है तो इट्राकोनाजोल एक्सक्रिएटेड होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जो आपके बच्चे के शरीर के अंदर भी जा सकता है। जिस प्रकार की कोई भी सिचुएशन है जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी इट्राकोनाजोल को हो सके तो आपको अवॉइड ही करना है। अगर बात करें पेशेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल के अंतर्गत किस प्रकार से जो भी मरीज होता है उसे सलाह दी जाती है, तो उसमें एक होता है टेक द कैप्सूल विद द फुल मील,
मतलब कि आपको जो इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल या इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन है वो अपने खाने के साथ लेनी है। खाने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन अगर खाने के साथ लेते हो तो उसकी जो असर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बिना खाना खाए, यानी कि आपका आपका पेट भरा हुआ नहीं है और एम्प्टी स्टमक आपको नहीं लेनी, इस बात का खास ध्यान रखना है। जो भी कैप्सूल होती है उसे पूरी की पूरी निगलनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें से पाउडर निकाल कर उसे घोलकर पानी में पी लिया, ऐसा नहीं करना है। पूरी की पूरी कैप्सूल निगलनी है। और एक होता है एंटासिड के साथ उसका इंट्रक्शन होता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की समस्या है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि रेबेप्रोजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल इत्यादि प्रिस्क्राइब करके दी हुई होती है डॉक्टर ने। ऐसे में अगर फंगल इन्फेक्शन है और वह व्यक्ति इट्राकोनाजोल लेता है तो उसमें ध्यान इतना रखना है कि जब भी इट्राकोनाजोल ले तो उसके 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आपको एंटासिड नहीं लेना है। अगर सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हो, बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से और अपने फार्मासिस्ट से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर लिवर इश्यूज के साइंस संकेत आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका यूरिन डार्क लगने लगता है, आपकी स्किन येलोइश होने लगती है, आपको पीलिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपकी आंखें पीली हो जाती है, आपको पीला पीला दिखाई देने लगता है, आपके लीवर पर सूजन आ जाए जिसकी वजह से आपको वहाँ पर दर्द होने लगता है, या फिर हार्ट फेलियर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो रहा है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपको डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस इत्यादि महसूस हो रहा है, आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत ही मेडिसिन को बंद कर देना है। अपने डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो यह थी जानकारी इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।